नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात कर ले। ये गुड न्यूज है महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली की, जहां तैनात एक जवान की जान बचाने के लिए निजी कंपनी के एमडी अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच गए। तो हमारी पहली गुड न्यूज यही है, और वो ये कि निजी कंपनी के एमडी ने जवान को किया एयरलिफ्ट। जी हां, आपको बता दें कि यह मामला 2 अगस्त का है, जब नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के एक दुर्गम स्थान पर एसआरपीएफ के एक जवान राहुल गायकवाड़ को सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद इलाके के एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उन्हें ले जाया गया, जहां पर जवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा गया। ऐसी स्थिति में एक निजी कंपनी लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के एमडी ने जो किया, उससे उनकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। एमडी बी प्रभाकरन को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया और हेलीकॉप्टर से बीमार जवान को लेने के लिए पहुंच गए। खास बात यह थी कि प्रभाकरन ने जवान को बचाने के अभियान खुद से संभाली और वो खुद हेलीकॉप्टर लेकर उस इलाके में पहुंचे जहां जवान को तुरंत इलाज की जरूरत थी। प्रभाकरन ने तुरंत जवान को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया और उन्हें नागपुर के अस्पताल में पहुंचा दिया। प्रभाकरन खुद एक ट्रेन्ड पायलट हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर चलाने का अनुभव भी है। इस मामले में प्रभाकरन के समय पर हस्तक्षेप करने से जवान की जान बच गई। इस पूरे मामले के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नागपुर से हमारे संवाददाता योगेश पांडे। अगर हेलीकॉप्टर ना होता तो सीआरपीएफ के जवान को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का मामला है, नक्सल प्रभावित इलाका है। गढ़चिरौली जिले में सीआरपीएफ के जवान राहुल गायकवाड़, इस 37 वर्षीय युवक की सीआरपीएफ के जवान की सीने में दर्द होने से अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसी दौरान गढ़चिरौली में लॉयड मेटल्स के जो प्रबंध निदेशक है बी प्रभाकरन, उन्हें पता चला। उन्होंने स्वयं हेलीकॉप्टर चलाते हुए राहुल गायकवाड़ नामक सीआरपीएफ के जवान को नागपुर लाया। नागपुर के निजी अस्पताल में समय पर उसका इलाज हुआ, इसलिए उसकी जान बच गई। हालांकि इस पूरे घटना के बाद गढ़चिरौली में नक्सल प्रभावित इलाका होने के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से सीआरपीएफ के जवान को नागपुर लाने के बाद उसकी जान जरूर बची है। नागपुर के निजी अस्पताल में राहुल गायकवाड़ सीआरपीएफ के जवान को भर्ती कराया गया था। हालांकि उसे अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। योगेश पांडे, गुड न्यूज टुडे, नागपुर। और कभी कानपुर के कई इलाकों को जीवन देने वाली नून नदी इतिहास के पन्नों में जैसे गुम सी हो गई थी, लेकिन प्रशासनिक इच्छा शक्ति और जन भागीदारी से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही नदी एक बार फिर से जीवित हो गई। ऐसे में हमारी जो अगली न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, यानी कि दूसरी गुड न्यूज़ वो यही है कि आम लोगों की मेहनत से जी उठी नदी, दरअसल कभी इतिहास का हिस्सा बन चुकी नून नदी आज फिर से जीवनदायिनी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जिला एक नदी पहल के तहत कानपुर जिले की इस भूली बिसरी नदी को फिर से जीवंत कर दिया गया है। नदियों के किनारे मानव सभ्यता के पनपने और फलने फूलने का इतिहास रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक नदियों के किनारे लोगों के जीवन को विस्तार मिलता रहा है। नदियों को जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली कहा गया है। लेकिन कानपुर में एक नदी इतिहास के पन्नों में दफन होकर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, मगर जन भागीदारी और प्रशासनिक पहल की वजह से एक बार फिर उस नदी को जीवन मिल गया है। ये है कानपुर की नून नदी, जिसे फिर से पुनर्जीवित किया गया है। कभी सिमटते सिमटते एक नाले में तब्दील होकर अपना अस्तित्व खोने के करीब पहुंच चुकी नून नदी एक बार फिर से जीवंत हो चुकी है। भूली बिसरी नून नदी में आज फिर से कलकल करती लहरें कुलाचे मारने लगी हैं। अतिक्रमण, गाद और जलकुंभियों की वजह से करीब 80 किलोमीटर लंबी नदी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। धीरे धीरे सूखती जा रही इस नदी को बचाने का बीड़ा कानपुर प्रशासन ने उठाया और जन सहयोग की मदद से उसे दोबारा जीवन दे दिया।
उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर प्लान के अंतर्गत कानपुर वो पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने एक नदी को पुनर्जीवित किया है जो कई साल पहले अपना अस्तित्व खो चुकी थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर में ही उसी नून नदी के सामने जो कि कुछ सालों पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन ज़िला प्रशासन, सीडीओ, डीएम, कई स्टेक होल्डर्स के एफर्ट्स के चलते दोबारा उसे रिवाइव किया गया है। और एक बार फिर से आप यहाँ पे सामने देखेंगे कि पानी भी है, पूरी जो आसपास प्लांटेशन आपको वो दिखेगा और एक तरीके से इस पूरे नदी को पुनर्जीवित किया गया है, वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। फिलहाल प्लांटेशन भी आसपास यहाँ पे किया जा रहा है। एक जो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होना चाहिए नदी के आसपास का, वो इससे हो रहा है। लेकिन एक सूखती सिमटती नदी को दोबारा जीवन देना आसान नहीं था। इसलिए कानपुर प्रशासन ने नदी का उद्धार करने के लिए केवल सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर भरोसा जताने के बजाय जन सहभागिता को अपना हथियार बनाने का फैसला लिया। ड्रोन सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजरी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और ग्रामीणों की स्मृतियों की मदद से नदी के पुराने मार्ग की पहचान की गई। इसे सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि जन सहभागिता अभियान में बदला गया। 58 ग्राम पंचायतों के सहयोग से लगभग 6000 श्रमिकों ने नदी की सफाई और खुदाई का कार्य किया। करीब 23 किलोमीटर में यह काम मनरेगा के अंतर्गत हुआ, जिस पर 57 लाख रुपए का खर्च आया। इसका चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि जैसे हमने इरिगेशन विभाग के मैप्स वगैरह से देखा, ये नदी यहाँ पे कानपुर जनपद में कन्हैयाताल से ही शुरू होती है और ये बिठूर जो कि एक काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक जगह अपने आप में है, वहाँ पे जाके ये गंगा जी से मिलती है। तो कहीं ना कहीं पे हमें लगा कि एज अ पार्ट ऑफ नमामि गंगे ये काफ़ी अच्छा मतलब एक प्रोजेक्ट रहेगा। और साथ में इसकी जब हम लोगों ने ड्रोन सर्वे कराया तो ड्रोन सर्वे में काफ़ी मतलब वो हमें व्याप्त रूप से वो दिख रहा था कि ये काफ़ी हद तक पड़ चुकी है नदी। जलकुंभी काफ़ी जगह पे है, इसका विस्तार काफ़ी छोटा हो गया है। जो सिल्टेशन जिसे कहते हैं, गाद और मिट्टी जमने की वजह से भी जो पानी है वो फैल रहा है और आसपास की सॉइल को सैलिनाइज कर रहा है। कभी यह नदी हजारों किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत थी, लेकिन बदलते मौसम और मानवीय लापरवाही के कारण इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। लेकिन नदी को जीवन देने के अभियान के तहत नदी में गंदा पानी छोड़ने वाली कई फैक्ट्रियों को नोटिस देकर बंद कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी ने इस परियोजना को जन आंदोलन का रूप दे दिया। ये जो नदी का काम है ये असल मायने में, सही मायने में ग्राम पंचायत के लोगों ने, यहाँ के लोकल नेतृत्व, यहाँ के जो प्रधान हैं, हमारे सचिव, सेक्रेटरी जो काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने मनरेगा में अपना लिटरली पसीना बहा के काम किया है, ये उन लोगों की नदी है और ये उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको रिवाइव किया है। जो आसपास के खेत के लोग हैं उन्होंने भी इसमें काम किया है। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है ये सबसे ज़्यादा ये है, सबसे पहले कि लोग नदी से जुड़े। पहले जो इस नदी को कई बार लोग नदी मानते भी नहीं थे या सोचते थे कि ये तो हमें पहले कभी सुना था कि यहाँ एक नून नदी फ्लो करती है, बट हमने देखा नहीं था कि वो कैसी है। तो उन्होंने जब नदी को खुद अपने हाथों से खोदा तो उनका एक जुड़ाव हुआ। नदी को जीवन देने के बाद अब इसके किनारों को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नदी किनारे नीम, पीपल, पाकड़ और सहजन जैसे 40,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इससे यहाँ न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि मिट्टी का कटाव भी रुकेगा। इसमें कहीं ना कहीं से सभी लोगों का एक सामंजस्य और एक साथ आके नदी के ऊपर काम करना रहा। तो लगभग आप मानिए 25 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पर लगभग हम लोगों ने टोटल काम किया है। जैसी एडवाइस हमें मिली थी अपर स्ट्रेचेस में वी हैव वर्कड मोर, और नीचे हमने जलकुंभी मैक्सिमम साफ कराने का प्रयास किया है। नून नदी की सांसों के लौटने का जबरदस्त असर पड़ा है। अब कन्हैयाताल के पास की वीरानगी गायब हो चुकी है। उसकी जगह अब जलधारा की कलकल, बच्चों की खिलखिलाहट और ग्रामीणों की सुबह शाम की चहलकदमी की आहट सुनाई देती है। नदी के अपने पुराने रास्ते पर लौट आने से किसानों के चेहरों पर चमक लौटने लगी है। कभी पानी की कमी से बंजर होने के कगार पर पहुंचने वाले खेतों में हरियाली लौटने लगी है। नून नदी का पानी पहुंचने से यहाँ खेतों में फसल लहलहाने लगी है। नदी से हमको लाभ मिला, रोजगार नहीं था, रोजगार मिला, और जो धान नहीं हो पाती थी धान भी होने लगी है। जल भराव रहता था और जल भराव का निकास भी होने लगा है, और ज़रूरत पर मशीन रख के पंपिंग सेट से हम लोग सिंचाई भी कर लेते हैं। और इससे जानवर पानी यानी पीने की बहुत समस्या थी, गंदगी थी, वो सब सफाई हो गई है। इससे हम
नून नदी से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ, बहुत फायदा हुआ है, रोजगार बहुत मिला है नून नदी खुदने से। कभी सिमटती और सकुचाती नून नदी आज आन बान और शान से बहकर एक मिसाल पेश कर रही है कि यदि समाज और सरकार साथ मिलकर प्रयास करे तो गुम हुई नदियों को भी नया जीवन मिल सकता है। सिमर चावला, कानपुर, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसे शख्स की कहानी जो पहले तो पढ़ाई में नाकाम रहा, लेकिन बाद में उसने नाकामयाबी से कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी कि आज उसके पास डिग्रियों का भंडार है। ऐसे में हमारी आज की जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो यही है कि पहली बार फेल, फिर 13 बार हासिल की डिग्री। जी हाँ, मुजफ्फरनगर के लक्ष्मण सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने विफलता से सफलता का सफर तय किया। एक वक्त था जब लक्ष्मण सिंह को स्कूल में कई बार फेल होना पड़ा। ग्रेजुएशन में 5 बार फेल हुए, 3 यूनिवर्सिटी बदली, लेकिन इतनी नाकामयाबी के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने नाकामयाबी से ना को हटाकर कामयाबी का परचम लहरा दिया। कभी क्लास में फिसड्डी छात्र रहे लक्ष्मण सिंह आज उच्च शिक्षित डिग्रीधारी शख्स बन गए हैं। उन्होंने 13 विषयों में यूजीसी और नेट की परीक्षा पास की है। इस खास व्यक्ति से बात की हमारी संवाददाता मनीषा लटा ने। जो कभी किताबों से डरा करते थे, आज उन्होंने जीवन भर में बतेरी किताबें जो है वो पढ़ चुके हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह की मैं बात कर रही हूँ, जो कभी बैचलर की डिग्री के लिए जो है संघर्ष किया करते थे, लेकिन आज वही बन गए हैं भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति। मैं विश्व का सबसे शिक्षित व्यक्ति हूँ क्योंकि मेरे पास 13 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा मैंने JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग सब्जेक्ट में 33 बार पास किया है। यूजीसी नेट जो है वो एक बार क्लियर करना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने कई बार आपने पास किया और वो भी 13 सब्जेक्ट्स में आपने रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, मैंने 13 सब्जेक्ट्स में रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि मैं फिर बाद में मुझे ना पढ़ने की आदत लग गई थी और मुझे लगता था कि मुझे ये जो कलंक है इसको धोना है। देखिए, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित सामान रखने में कई बार लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में रेलवे ने अब लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल लॉकर सेवा की सुविधा बना दी है। हमारी चौथी गुड न्यूज़ इसी से जुड़ी हुई है और वो ये कि स्टेशन पर डिजिटल लॉकर से सामान की सुरक्षा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल लॉकर सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत यात्री अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटराइज्ड लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। लॉकर को मोबाइल OTP के माध्यम से खोला और बंद किया जा सकता है और जिसकी निगरानी 24 घंटे CCTV से की जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि ये लॉकर कैसे ऑपरेट होता है। दरअसल गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर डिजिटल टच स्क्रीन मौजूद है, जहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिसके बाद आपको एक OTP मिलेगा। OTP दर्ज करने के बाद लॉकर की उपलब्ध श्रेणियां स्क्रीन पर दिखाई देंगी। अपनी पसंद की श्रेणी चुनें और फिर QR कोड जनरेट करें। QR कोड को स्कैन करके भुगतान करें। भुगतान करने के बाद लॉकर खुल जाएगा और आप अपना सामान रख सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में चाबियों की आवश्यकता नहीं होती है और डिजिटल लॉकर सेवा यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करती है। इस डिजिटल लॉकर के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवि गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। ये आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डिजी लॉकर बनकर तैयार है। जैसा कि आपको बता दे कि हर चीज़ जहां स्मार्ट हो रहे हैं, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का ज़माना है, उसी तरह इस लॉकर को भी तैयार किया गया है। इस लॉकर का सुविधा जिनके पास रेलवे की टिकट होंगी और वो वाईफाई के माध्यम से इसको स्कैन करेंगे, जिसके बाद एक OTP गिरेगी। OTP के माध्यम से आप इसको खोल सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं और आप इसमें सामान अपने रख सकते हैं। इसके लिए कुछ रेट भी तय किए गए हैं। चूंकि गोरखपुर पूर्वोत्तर का रेलवे का मुख्यालय है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन को तमाम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो रवि गुप्ता, GNT के लिए गोरखपुर से। गांव की मिट्टी में अब टेक्नोलॉजी की खुशबू घुल रही है। ना कोई यूनिफॉर्म, ना बस्ता, फिर भी पढ़ाई ऐसी कि बड़े बड़े स्कूल भी फेल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना गांव में देश का पहला AI पावर्ड आंगनबाड़ी सेंटर खुला है, जहां 2 से 6 साल के बच्चे अब AI के जरिए केवल ABCD नहीं सीख रहे, बल्कि भविष्य को तकनीक के साथ जी रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज यही है कि आंगनबाड़ी का AI अवतार। इस पहल ने ग्रामीण इलाके में बच्चों की शिक्षा में डिजिटल क्रांति की नींव रखी है। 2 से 6 साल के बच्चों के लिए शुरू हुआ ये सेंटर न सिर्फ
आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, बल्कि यहाँ बच्चों की सीखने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से बदल चुकी है। नन्हे नन्हे हाथों में टैबलेट, आंखों पर डिजिटल गैजेट्स, दीवारों पर स्मार्ट स्क्रीन। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, बल्कि नागपुर के वडधामना गांव का आंगनबाड़ी केंद्र है, जो देश का पहला AI पावर्ड लर्निंग हब बन गया है। यहाँ स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट्स और वर्चुअल रियलिटी जैसे संसाधनों से अब बच्चों की पढ़ाई और ज्यादा मजेदार हो गई है। बच्चे स्मार्ट डिवाइस, इंटरैक्टिव कंटेंट और वॉइस असिस्टेंट के जरिए भाषा, गणित, रंग और सोचने की क्षमता जैसी चीजें खेल खेल में सीख रहे हैं। पारंपरिक पढ़ाई को इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग में बदलने का फायदा इस आंगनबाड़ी में दिखने लगा है। बच्चों की संख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी भी हुई है और पेरेंट्स भी खुश हैं। इस आंगनबाड़ी केंद्र में चौक और स्लेट की जगह स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट्स और वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट्स ने ले ली है। बच्चों के लिए अब पढ़ाई खेल जैसी हो गई है, जिससे उनकी रुचि भी बढ़ी है और पढ़ाई का स्तर भी। AI तकनीक का ही कमाल है कि इस सेंटर में कुछ ही महीनों में बच्चों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। AI आंगनबाड़ी सेंटर की शुरुआत के पहले यहाँ लगभग 10 बच्चे आते थे, लेकिन अब रोजाना 25 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। जब से ये AI एनेबल्ड आंगनवाड़ी हुई है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए VR वर्चुअल रियलिटी के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उस समय इस जो आंगनवाड़ी है यहाँ पे छात्र बड़े ही उत्साह से यहाँ हर दिन जो है वो पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और वर्चुअल रियलिटी के साथ पढ़ने में बच्चों को खासा आनंद भी आ रहा है। डिजिटल गैजेट्स की वजह से बच्चों का ध्यान अब ज्यादा केंद्रित रहता है, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया भी तेज हुई है। बच्चे वर्चुअल टूर या इंटरैक्टिव बोर्ड के जरिए आकृतियों, जानवरों और वस्तुओं की पहचान करना सीख रहे हैं। AI के माध्यम से हर बच्चे की सीखने की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए कंटेंट तैयार किया गया है। ओलावा का ये सॉफ्टवेयर है, हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इसके माध्यम से हम बच्चों का प्रोग्रेस भी मेजर कर सकते हैं कि बच्चों का प्रोग्रेस कैसा है। जैसे कि हमने बच्चों को सपोज टाइगर दिखाया, तो टीवी में भी बच्चा टाइगर देख सकता है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी सेट के माध्यम से वो ऐसा टाइगर देखता है कि जो टाइगर चलता कैसा है, जो टाइगर रोअरिंग यानी आवाज़ कैसे निकलता है, टाइगर का मुंह कैसे होता है, टाइगर कितना लंबा होता है, ये पूरा वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से देखता है। ये पहल सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, अब AI की मदद से बच्चों के पोषण और शारीरिक विकास की निगरानी भी हो रही है। इसे सरकारी पोषण ट्रैकर प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे हर बच्चे की जानकारी रियल टाइम में ट्रैक की जा रही है। नागपुर जिला परिषद की मिशन बाल भरारी योजना के तहत इस आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई है, जिससे अब गरीब बच्चों को भी आधुनिक तरीके से पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। और गुड न्यूज ये है कि सरकार अब इस मॉडल को जिले की 40 और आंगनवाड़ियों में लागू करने की योजना बना रही है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वस्थ शरीर, संपत्ति और शिक्षा, ये शब्द भले ही किताबों में पढ़े जाएं, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले में इन तीनों का समावेश रियल में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हमारी जो छठी खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है और ये हमारी छठी गुड न्यूज यही है कि स्कूल जहां स्वास्थ्य और सिलेबस दोनों पर जोर। देखिए, गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चल रहा है अकोला के निम्बी खुर्द में, जहां एक फिटनेस फ्रीक टीचर और उनके साथी ने सरकारी स्कूल को बना दिया है साक्षात गुरुकुल। महाराष्ट्र के अकोला जिले का निम्बी खुर्द गांव, यहाँ एक सरकारी स्कूल अब आदर्श गुरुकुल बन गया है और इसकी नींव रखी है 2 जुनूनी शिक्षकों ने, संतोष पाचपोर और समाधान जावले ने, जिनका मकसद केवल बच्चों को किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि इन बच्चों को ये सिखाना है
कि कैसे मजबूत बने, शरीर से भी और चरित्र से भी। इस स्कूल में कोई जनरली पढ़ाने वाली चीज़ तो है ही है, शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन साथ ही वो गुर सिखाए जाते हैं जिसमें देश के भविष्य रहे। इन छात्रों को अलग अलग अंदाज में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ऐसे शिक्षक हमारे साथ हैं जो फिटनेस गुरु के नाम से भी पहचाने जाते हैं, जिनकी फिटनेस का कहना वो खुद जिम करते हैं और बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि अब अगले तुम भविष्य हो, देश की रक्षा के लिए अगर तुम्हें जाना है तो सबसे पहले बुद्धि तो ज़रूरी है, शिक्षा तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही शरीर भी तंदुरुस्त होने की बहुत ज़रूरत है। इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ योग, फिटनेस, बागवानी और अनुशासन की भी पाठशाला लगती है, जिसमें छात्रों को रोचक, इंटरैक्टिव तरीके से वो ज्ञान सिखाया जाता है जो न सिर्फ परीक्षाओं में काम आए, बल्कि जिंदगी की हर चुनौती से लड़ने की ताकत भी देता है। फिटनेस को भी शिक्षा के साथ जोड़ के रखे हो, छात्रों के क्या असर पड़ता है इस पर? फिटनेस तो वैसे तो कसरत करना मुझे बचपन से अच्छा लगता था। मेरे पिताजी से मैंने ये चीज़ सीखी थी और मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मैं टीचर प्रोफेशन में आया। लेकिन टीचर प्रोफेशन में आने के बाद जो मेरी आदत है वो वही मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता था, और भगवान की कृपा से मेरे बच्चे भी मेरे जैसे कसरत करने लगे हैं। जैसे मैं सुबह उठ के रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, कसरत करता हूँ, योगा करता हूँ, वही चीज़ें अब मेरे बच्चे भी करने लगे हैं। 709। इस स्कूल में किताबों के साथ साथ जिंदगी की भी पढ़ाई होती है। रोज सुबह उठकर क्या करना है, कैसे सेहतमंद रहा जाए, यहाँ के टीचर ये सब कुछ सिखाते हैं। यही वजह है कि बच्चे हर दिन स्कूल आते भी हैं और रोचक और रोमांचक क्लास अटेंड करते हैं। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। पहले हमें इतना भी नहीं आता था, पर अब हम इंग्लिश बोलते हैं, संख्या वाचन करते हैं, और सर पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। पढ़ाने के साथ साथ सर खेल भी खेलते हैं। यहाँ छात्र CPR देने से लेकर पौष्टिक आहार की जानकारी तक रखते हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि सीखो अनुभव से की विचारधारा से। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। अब बारी है माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी की, जहां पुनौरा धाम मंदिर परिसर को भव्य रूप देने की तैयारी हो रही है। ऐसे में आज की हमारी 7वीं गुड न्यूज यही है। श्री राम के बाद अब भव्य माता जानकी मंदिर। इस ऐतिहासिक मंदिर की नींव कल शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। पुनौरा धाम में बनने वाला ये नया मंदिर परिसर न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। सीता धाम को लेकर लोगो62 में भी उत्साह भरपूर है और यहां शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर है। यहाँ 862 करोड़ 65 लाख की लागत से अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर माता जानकी मंदिर के भव्य निर्माण किए जा रहे हैं। 67 एकड़ भूमि पर इस मंदिर परिसर का निर्माण मात्र 42 सप्ताह यानी कि मात्र 11 महीने में होना है। इस पूरे इलाके में पर्यटकीय सुविधा और माता सीता से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्यों, तथ्यों और कहानियों को लेकर कई बातें सामने आई है, लोगों के सामने रखा जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें 51 फीट ऊंचा भव्य मंदिर तैयार किया जाएगा। मंदिर के चारों तरफ एक खास परिक्रमा पथ होगा, परकोटा, यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, पार्किंग मार्ग, प्रदर्शनी समेत दूसरी सुविधाओं का निर्माण होगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।